ठीक है बेटा, तो देखो सेंटर ऑफ मास का सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, स्टेटमेंट लिखो, है ना। लिखना है इट इज डिफाइंड एज, सेंटर ऑफ मास में बता रहा हूं, है ना। इट इज डिफाइंड एज a point at which total mass of a body can be assumed to be concentrated. ठीक है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की, तो वी कैन डिफाइन इट एज अ पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ अ बॉडी कैन बी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। अभी इससे रिलेटेड पहले इसको समझते हैं, फिर लिखेंगे। डेफिनेशन लिखो सबसे पहले ना, फिर इसको डिकोड करते हैं किस वर्ड का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है। ये लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है, देखो इसके अंदर अगर अपन देखें ना, तो जो कीवर्ड है हमारा, वो कीवर्ड बेसिकली अगर अपन देखेंगे तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, कि अगर सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में तो एक पॉइंट है। क्या बात समझ में आती है? और अगर कोई भी पॉइंट हमारे पास है तो उस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए डू वी हैव अ टेक्निकल टर्म विच इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स। यस और नो? यानी जब भी हम सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, हम क्या डिफाइन करेंगे? उसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करेंगे। और कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने के लिए डू वी नीड रेफरेंस एज ओरिजिन? कहीं ना कहीं 0,0 मानोगे, तब जाके तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट डिफाइन करोगे। क्या बात समझ में आती है? यानी पहला पॉइंट जो हमें टेक केयर करना है कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअलिटी में क्या है? इट्स अ कोऑर्डिनेट, इट्स अ पोजीशन ऑफ ए पॉइंट जहां पे सारा का सारा मास आपने कॉन्सेंट्रेट कर रखा है। यानी आप वो बॉडी हटाओ और उस बॉडी का सारा मास उस पॉइंट पे रख के एनालिसिस कर लो, यू विल गेट द सिमिलर एनालिसिस। ठीक है, और उसको डिफाइन करने के लिए वी नीड कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स के लिए वी नीड रेफरेंस। क्या बात समझ में आती है? लिखना शुरू करो। इसके नीचे पहला बुलेट पॉइंट बना के लिखो। बेटा पहला बुलेट पॉइंट बना के लिखना, सेंटर ऑफ मास is a point, center of mass is a point and hence has coordinates, and hence has coordinates, and hence has coordinates which needs a reference, which needs a reference, which needs a reference। ठीक है बेटा, तो हमें समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास क्या चीज है? एक पॉइंट है, और पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें क्या चाहिए? रेफरेंस। क्या बात समझ में आती है? पक्का? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लो ये बोर्ड जो है, स्क्रीन, अपन तो ये मान लेते हैं कि दिस इज आवर बॉडी और हमको इसका सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना है। हमने कहा सेंटर ऑफ मास देख के मैं बता सकता हूं कि सेंटर पे होना चाहिए, पर जब मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगा, लेट्स से आई एम राइटिंग दिस पॉइंट है 0,0, ये मेरा रेफरेंस है, और ये बोर्ड जो है 10 मीटर ऐसे और 10 मीटर ऐसे, तो क्या सेंटर ऑफ मास 5 मीटर बाय 5 मीटर आ जाएगा क्या? 10 का आधा और 10 का आधा, कोई दिक्कत? यानी अगर ये 0,0 है तो जो सेंटर ऑफ मास बोर्ड का आएगा वो 5,5 आएगा, प्रोवाइडेड दिस डायमेंशन इज 10 एंड दिस डायमेंशन इज ऑल्सो 10। सही है? किसी ने बोला कि नहीं मैं तो कोऑर्डिनेट्स यहां लूंगा 0,0, अब बताओ, तो अब ये 5,5 बदल के क्या मुझे पहले लेफ्ट में आना पड़ेगा? यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या -5 हो जाएगा, और फिर ऊपर जाना पड़ेगा, यानी जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या बन जाएगा? 5। समझे बात को? तो देखो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स आ गए कि नहीं आ गए? इसलिए रेफरेंस इज इंपॉर्टेंट। रेफरेंस नहीं पता तो यू कैन हैव इनफाइनाइट आंसर्स फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेम बॉडी। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, अब इसके बाद अपना अगला पॉइंट डिफाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखो, सेंटर ऑफ मास may lie inside or outside of a body। ठीक है, may lie inside or
आउटसाइड ऑफ अ बॉडी। इतना लिखा बेटा। छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं इसका भी, है ना, ध्यान दो। पॉइंट समझ में आया? लैंग्वेज में क्या लिखा है? सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी। अभी हम इस बोर्ड की बात करते हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, यानी इस बॉडी के अंदर ही है। मान लो मैं एक मून जैसा स्ट्रक्चर बनाता हूं, इस तरह का कुछ, और कोई पूछे कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आएगा, यानी बॉडी से बाहर की तरफ। क्या बात समझ में आती है? कोई डाउट? ये अपने को कैलकुलेट करके पता चलता है। या और छोटा एग्जांपल लेता हूं, एक रिंग ले लिया, ठीक है, रिंग ले ली हमने, कोई रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही तो आएगा। क्या ये रिंग के मटेरियल के बाहर है कि नहीं है? है, तो बॉडी के बाहर आ गया ना। तो बॉडी के मटेरियल के अंदर या बाहर सेंटर ऑफ मास कहीं भी हो सकता है अपने को। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट, ये आपने लिख लिया ना इनसाइड आउटसाइड वाला। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेंटर ऑफ मास में नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा। सेंटर ऑफ मास लाइज नियर हेवियर पार्ट ऑफ बॉडी। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। हेवियर पार्ट ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ मास लाइज नियर हेवियर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, यहां लिखते हैं पॉइंटर्स को। ठीक है, एक बार ध्यान देना अच्छे से। अब देखो हैवियर पार्ट का क्या मतलब है, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेट्स से वी हैव अ रेक्टेंगुलर प्लेट। एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ध्यान से सुनना अच्छे से। हमने कहा कि भाई इस रेक्टेंगल के हमने दो पार्ट कर दिए पहले, इस तरह से। ठीक है, हमने कहा ये वाला जो पार्ट है ना, ये बना हुआ है आयरन का, और ये पार्ट बना हुआ है लेट्स से प्लास्टिक, लिख देते हैं, बहुत हल्का सा है, करेक्ट। और अब कोई पूछे कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अगर मुझे मटेरियल एक होता, भाई पूरा का पूरा प्लेट का मटेरियल सेम होता, तो मैं कहता कि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आना चाहिए। पर यहां तो मटेरियल सेम नहीं बोला, हमें यह पता चल रहा है कि आयरन है। आयरन है मतलब ये वाला पार्ट साइज तो हाफ हाफ दिख ही रहा है। आयरन है मतलब ये हैवी रहा होगा, ये कम हैवी रहा होगा। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल यहां ना होकर के इसकी जगह यहां से थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? और ये किस तरफ शिफ्ट हुआ है? जो हैवी पार्ट है उसकी तरफ। कोई डाउट? इसको और सिंपल, हाँ, शिफ्ट हो जाएगा। अब कितना होगा वो उसके हैवीनेस पे डिपेंड करेगा कि भाई आयरन की डेंसिटी कितनी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लास्टिक। और अपन टेक्निकली समझना चाहें तो हम ये कह दें कि भाई हमारे पास लेट से एक मास m है और एक मास 4m है। ठीक, और कोई पूछता है बताओ सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, रेफरेंस लाइन अपन बिल्कुल बीचों बीच बना लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है, रेफरेंस लाइन बीचों बीच है, ये रेफरेंस पॉइंट है। अब बताओ सेंटर ऑफ मास मेरा किस तरफ आएगा? इस तरफ आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? मैं बस आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जिधर भी मास ज्यादा है सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट हो जाएगा, विच इज अ वेरी ऑब्वियस पॉइंट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या बात समझ में आती है? अब इसको मैथमेटिकली समझना बेटा, ध्यान देना। यहां पर सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट होने का मतलब क्या ये डिस्टेंस कम हो जाना है क्या? यानी कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, हुआ कि नहीं हुआ? मास जितना ज्यादा, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस उतना कम। ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला? कि ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का 4m से। अगर मैं 4m को 40m कर दूं तो ये r कम होगा कि बढ़ेगा? कम हो जाएगा ना, सेंटर ऑफ मास और शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं नेक्स्ट पॉइंट में कि जो भी डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का फ्रॉम द बॉडी, इज इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास? कोई डाउट इसके अंदर? पक्का? श्योर? ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप ये दो एग्जाम्पल लिखो और फिर इस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं ये लैंग्वेज लिखूंगा और फिर उससे हम एक न्यूमेरिकल पे जाएंगे। एक बार के लिए कॉपी करो इतना। इवन आपको मॉड्यूल में भी क्वेश्चन मिलेगा थ्योरेटिकली इसी पॉइंट पे जो मैंने अभी डिस्कस किया था, मैं लिखवा दूंगा। दिस इज एन एग्जाम्पल।
हेलो, बड़ा एग्जांपल्स लिखो। Done? हाँ, कर लो, एक बार कर लो। सब लोग एक बार अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। डन। इसके बाद लिखो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। डिस्टेंस, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं यहां पे बोर्ड पे, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, ये लिखो जरा। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम अ बॉडी, किसी भी बॉडी से सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें, ठीक है, या फ्रॉम अ पार्टिकल बॉडी, कुछ भी लिख सकते हो, मास लिख दो। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम फ्रॉम अ गिवन मास लिखना, फ्रॉम अ गिवन मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। बेटा लिख लिया, बढ़े आगे, कर। ठीक है, ऑल राइट। अब देखो इसके ऊपर बेस्ड है ना एक छोटा सा पॉइंट, प्रोपोर्शनैलिटी आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी कैसे फाइंड करते हैं? ये तो लिख लिया ना सबने? मैं बताता हूँ, देखो मेरे कहने का मतलब है, लेट्स से देयर इज अ पॉइंट मास स्मॉल m 1, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे लेट्स से देयर इज अ पॉइंट मास m2, और ये डिस्टेंस कितना है d। ठीक है, ये डेटा हमें गिवन है। हमें पूछा गया है कि भाई आप तो ये बता दो कि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना आएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि लेट्स से m1 इज ग्रेटर देन m2। तो अगर m1 m2 से ज़्यादा है तो वन थिंग इज फॉर श्योर, जो सेंटर ऑफ मास आएगा क्या वो इस तरफ आएगा? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ठीक है, जहां तक कोऑर्डिनेट्स की बात करें सेंटर ऑफ मास की, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस आएगा और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस आएगा, करेक्ट और नॉट? तो मुझे अगर ये डिस्टेंसेस लिखने हैं, मैं बस बता दे रहा हूँ कि लेट से मैं r1 लिखना चाहता हूँ, तो दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास, कोई दिक्कत इसके अंदर, इनटू इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, इसलिए जब m1 से चाहिए तो आप मास किसका मल्टीप्लाई करोगे? m2 का। सेम वे अगर ये डिस्टेंस r2 है तो आई कैन राइट टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू m2 से चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? m1 से। बात समझ में आती है? मतलब मैंने टोटल डिस्टेंसेस को इनके मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर दिया एक तरीके से, समझे? तो ये अगर मेरे को एक्सप्रेशंस याद है तो मुझे कोऑर्डिनेट्स लिख के इक्वेशंस नहीं लिखनी पड़ेगी फॉर फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पॉइंट मास सिस्टम। तो मेरे पास जब भी 2 पॉइंट मासेस होंगे और वो एक दूसरे से स्मॉल डी डिस्टेंस पे है एंड मुझे लोकेट करना है देयर सेंटर ऑफ मास, तो आई कैन ऑलवेज राइट कि इट इज फ्रॉम m1 इट विल बी डी m1 प्लस m2 इंटू m2, और m2 से चाहिए तो d अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m1। याद रखने का सीधा तरीका है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल मास तो करना ही है। m1 से चाहिए तो u मल्टीप्लाइड बाय m2, m2 से चाहिए तो u मल्टीप्लाइड बाय m1। कोई डाउट इसके अंदर? पक्का? पॉइंट की लैंग्वेज लिखो, नेक्स्ट पॉइंट की लैंग्वेज लिखो। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू या ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट मासेस, ऑफ सिस्टम ऑफ 2 TW वाला पॉइंट मासेस। ठीक है,
बेटा कोई डाउट यहाँ तक? पक्का क्लियर है? ठीक है, तो ये हेडिंग लिख के और ये डायग्राम्स बनाओ, ये लिखो। साथ के साथ फिर इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं। एक सेकेंड। आप लोग लिखो, मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ, ट्राई करो जरा। क्लोरीन 35.5 होता है ना, या 35 होता है? अपन 35 ले लेते हैं, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, मैं एक बार बता दे रहा हूँ क्या चीज़ है, जस्ट 1 सेकेंड। आपने ये पॉइंटर लिख लिया बेटा? ये पॉइंट में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, देखने में थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री जैसा लगेगा, बाकी प्योरली फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ HCl मॉलिक्यूल, यानी हमारे पास एक, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl बोल रहे हैं अपन तो। ठीक है, HCl है, मतलब एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, उनके बीच में बॉन्ड है। बॉन्ड लेंथ हमें कितनी दे रखी है? 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो बॉन्ड लेंथ बोलना चाह रहा है, ये हमको क्या बोलना चाह रहा है? ये इफेक्टिवली हमें डिस्टेंस बताना चाह रहा है, किस किस के बीच में? हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम के बीच में। तो एक तरीके से 2 पॉइंट मासेस हो गए। हाइड्रोजन का मास वी नो इट इज 1, फॉर क्लोरीन वी हैव टेकन इट 35। दोनों के मास पता है, डिस्टेंस पता है, तो क्या मैं बता सकता हूं सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा? लेकिन क्वेश्चन पूरा करता हूं। ये जो डिस्टेंस पूछा है ऑफ COMS HCl मॉलिक्यूल इफ बॉन्ड लेंथ इज दिस फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। आप जब तक ये नहीं बताओगे कि डिस्टेंस कहां से बताना है, भाई अगर मुझे M1 से बताना होता तो मैं ये लगाता, M2 से बताना होता तो ये लगाता, तो पता होना चाहिए ना सेंटर ऑफ मास कहां से बताना है। तो यहां कहां से बताना है? हाइड्रोजन एटम से। सॉल्व करो जरा, सब लोग फटाफट सॉल्व करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। हो गया? ठीक है तो 1 मिनट के अंदर अंदर का सवाल। क्या, कौन सा वाला मास? किसका है मतलब? हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 35 है। यार ये भी कोई कंफ्यूजन है? पीरियोडिक टेबल याद है ना तुम लोग को? याद होनी चाहिए। वही तो है, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे बाप कार स्कूटर, पता नहीं क्या। एक वो था क्या, साइंस टीचर विनीता करमानी, मन फेंको नहीं क्यों जान जलाती हो। हाँ, ये उसके लिए ना, कोऑर्डिनेशन एलिमेंट्स वाले कौन से हैं? स्कैंडियम वाला। साइंस टीचर वाला स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनीता मतलब विनेडियम, जो क्रोमियम, वही वाली तो कहानी है। एक वो पता नहीं। ठीक है बेटा, फटाफट करो भाई। आखिरी 25 सेकंड है तुम्हारे पास, वो भी ज्यादा दे रहा हूँ मुझे लग रहा है। चलो भाई।
शुरू करें? ऑल राइट, लेट्स सी। बेटा बस सफिशिएंट टाइम दे दिया भाई। देखो जरा, हमें हाइड्रोजन से बताना है। मैं लिख देता हूँ एक बार सर समझाने के लिए। हाइड्रोजन क्लोरीन और डिस्टेंस जो है दैट इज 1.27 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारा डी हो गया कि नहीं हो गया। यहां की मास की बात करें, m1 कितना हो गया 1, और m2 जो अपना एक्सप्रेशन था उसमें कितना हो गया 35। अब अपने को चाहिए था डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम हाइड्रोजन। तो फ्रॉम हाइड्रोजन आई कैन राइट टोटल 1.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय टोटल मास इज 36 इंटू कितना 1। बस दैट्स इट। अब बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना। 35 + 1 m1 + m2। अच्छा हाँ, अपने को हाइड्रोजन से चाहिए ना, तो हाइड्रोजन से चाहिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंटू 35। समझ गए बात को? जिस मास से चाहिए दूसरे वाले मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल क्लोरीन के पास आएगा। अगर पूछे सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास इस तरफ आएगा, क्लोरीन के पास। कोई भी डाउट? फटाफट लिखो, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, डन। लिख लो एक बार, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। सुन रहे हो? हाँ, डन। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिक बॉडीज। सिमेट्रिक बॉडीज लाइज एट देयर geometric center. Center of mass of symmetric bodies lies at their geometric centers. Center of mass of symmetric bodies lies at their geometric center. बहुत बहुत बेसिक सा पॉइंट है, मैं समझा दे रहा हूँ एक बार ना। ध्यान से सुनना, लिखना नहीं कोई, एक बार समझ लो, है ना, ये बहुत जगह काम आएगा। जैसे लेट्स से हम बात कर रहे हैं कोई अलग अलग शेप की बॉडीज की बात करते हैं। मैं एक एक करके पहले बना दे रहा हूँ बॉडीज की शेप। जैसे हो सकता है हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, स्क्वायर उसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है हमारे पास कोई एक सर्कल हो सकता है कि हमारे पास कोई एक हॉलो कोन हो। ठीक, हो सकता है हमारे पास कोई एक सॉलिड कोन हो। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर से कोई है क्या? ठीक है, इसके अलावा हो सकता है हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग हो। ठीक, हो सकता है हमारे पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क हो सकता है हमारे पास एक हॉलो हेमिस्फेयर हो सकता है हमारे पास एक सॉलिड हेमिस्फेयर हो। ठीक है, तो इस तरह से कई सारी बॉडी हो सकती है। हो सकता है हमारे पास एक ट्राइंगल हो। तो वी कैन हैव डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, मैं एक एक करके बता रहा हूं आपको, उसको याद रखनी है वैल्यूज। ज्योमेट्रिक सेंटर का मतलब हो गया बेसिक, जो भी जहां पर भी उसका एक्चुअल मैथमेटिकल सेंटर आएगा। इफ दिस इज 0,0, सेंटर ऑफ मास क्या बीच में ही आएगा, ये पता है। अगर मैं डायमेंशंस की बात करता हूँ लेट्स से, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये बी हो गया मान लो, और ये क्या मान लेते हैं, ए। वैल्यू लिख लेते हैं
कि भाई इफ दिस इज बी एंड दिस इज ए, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखने चाहिए बताओ? a/2 कॉमा b/2, यानी a का हाफ और b का हाफ किधर से बताया? यहां से। क्या बात समझ में आती है? ऐसे ही अगर मैं सर्कल के लिए कहता हूं कि भाई आई विल टेक दिस पॉइंट एज 0,0, तो इसका मतलब क्या, जो 0,0 है वो 0,0 खुद ही क्या COM बन जाएगा क्या? कोई डाउट यहां तक? कोई भी डाउट? अच्छा, ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, तो ट्राइंगल के केस में क्या ये हाइट हमें दे रखी होगी कुछ ना कुछ? मैं यहां अलग से बना दे रहा हूं। लेट्स से हाइट ऑफ द ट्राइंगल हमें कितनी दे रखी है? h। ठीक है, लेट्स से हमने कहा कि भाई जो भी सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं है, ये जो हाइट दे रखी है हमको, लेट्स से दिस कंप्लीट हाइट इज व्हाट? h। तो अगर मुझसे सेंटर ऑफ मास की हाइट पूछी जाती है तो क्या इसकी वैल्यू, किसी को पता है सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा ट्राइंगल का? हाँ, h/3 बोल दूं बेस से, यहां से? कोई डाउट? और जो टॉप वर्टेक्स है उससे कितने पे आएगा? 2h/3। ये 2:1 के रेशियो में आता है अगर ध्यान हो तो। नहीं भी ध्यान है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ट्राइंगुलर प्लेट है, उसकी हाइट हमारे पास कितनी है? h। तो बेस से h/3 हाइट पे, ये लिख दिया मैंने, क्या चीज आ जाएगा इसका? सेंटर ऑफ मास। समझे? अब ये याद रखना पड़ेगा आपको बैठ करके। अगर मैं कोन की बात करता हूं, आई विल राइट इट एज हॉलो कोन, ध्यान देना प्लीज। तो हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास जो आता है वो कितनी हाइट पर आता है? सेम एज ट्राइंगल, यानी कि h/3। ऑफ कोर्स सी बात है, h यहां पर हाइट है। अगर इसी की जगह इस कोन को हम क्या कर देते हैं? सॉलिड कोन की बात करते हैं, तो सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास आएगा, सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास आएगा, दैट सेंटर ऑफ मास वुड बी एट एन हाइट ऑफ h/4। समझ में आती है बात? इसी तरह से सेमी सर्कुलर रिंग की अगर बात करता हूं तो उसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आएगा, और वो जो डिस्टेंस आएगा COM का, दैट विल बी 2r/π। कोई पूछे कि यहां पे r का मतलब क्या है, तो r का मतलब सिंपली रेडियस। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? सेम वे यहां पर भी अगर बात करें तो ये रेडियस, मैं एक बार लिख दे रहा हूं सबके रेडियस अलग अलग। हर किसी केस में r हमारे पास क्या होगा? रेडियस। दिस इज ऑल्सो r, दिस इज ऑल्सो r, दिस इज ऑल्सो r। कोई डाउट? लैंग्वेज की टर्म में अगर बात करें तो दिस कैन बी रिटन एज, इसे बोल सकते हैं सेमी सर्कुलर रिंग। इसी तरह से इसको बोला जा सकता है सेमी सर्कुलर डिस्क। इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, अभी एक साथ लिख देते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास हॉलो हेमिस्फेयर। इसे हम लिखते हैं हॉलो हेमिस्फेयर। सेम वे दिस इज सॉलिड हेमिस्फेयर। ठीक है, तो यहां से अगर बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की, तो हॉलो हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास जो आएगा ये आ जाएगा बेटा r/2। सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास आएगा ये आ जाएगा 4r/3π। ठीक है, 4r/3π। ऐसे ही सेंटर ऑफ मास सॉलिड स्फीयर, तो ये आ जाएगा 3r/8। इस तरह से। तो ये हमने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का सेंटर ऑफ मास लिख दिया जो प्री डिफाइंड है। पहले से पता है कि अगर एक ट्राइंगुलर प्लेट है तो उसका सेंटर ऑफ मास बेस से h/3 पे आएगा। अगर हमारे पास कोई हॉलो कोन है तो h/3, सॉलिड कोन है तो बेस से h/4। तीनों ही केसेस में h का मतलब हाइट है। बिल्कुल उसी तरीके से सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर से, ये वाला सेंटर पॉइंट होगा कि नहीं होगा? इस सेंटर पॉइंट से कितने पे आ गया? 2r/π। ऐसे ही अगर देखें अपन हॉलो हेमिस्फीयर का r/2, सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r/3π और सॉलिड हेमिस्फीयर का 3r/8।
क्या बात समझ में आती है बेटा? ये सारी बॉडीज आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होनी चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन जब आएगा ना तो बहुत कम चांस है कि सीधे सीधे ये पूछ ले, ऑल्दो पूछा हुआ है एक बार पहले, लेकिन वैसे अपने को इसके कॉम्बिनेशन भी पूछे जाते हैं, तो वहां पे भी ये डायरेक्टली काम आएगा, वो भी पढ़ेंगे अपन। दो बॉडीज को मिला के एक बॉडी बना दी तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए पहले इतना पता तो होना चाहिए हम लोगों को। ये कॉपी सारे के सारे कॉपी करो एक बार के लिए, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। चलो ये तो तुम लोग समझ ही गए होंगे। छोड़ो लिखो, ठीक है, तुम कॉपी करो इतना ना। अब है ना नेक्स्ट हेडिंग डाल दो आप, ठीक है? तो ये सारी बॉडीज के सेंटर ऑफ मास को भी आगे यूज करेंगे, अभी बस हमने ये लिखा है कि सिमेट्रिक बॉडीज का सेंटर मास कितना कितना होता है। ऑलराइट, अब लिखो कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट हेडिंग लिख देना आप तो, कोऑर्डिनेट्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोऑर्डिनेट्स मैं लिख दे रहा हूं, कोऑर्डिनेट्स कॉमा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस, पॉइंट मासेस, ठीक है? ठीक है, तो इसके अंदर तीन चीजें हमें करनी है, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स बताने हैं एक तो, कोऑर्डिनेट्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है? किसका? सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास किसका? सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस। यानी कि जब हमारे पास बहुत सारे पॉइंट मासेस हो या एक से ज्यादा पॉइंट मासेस हो, तो उनका जो भी सिस्टम होगा उसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा। उस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपने को बताना है। समझे बात को? 2 पॉइंट मास होता और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना होता, तब तो फॉर्मूला लिख चुके अपन। अब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल, मतलब मोर देन 2 का सिस्टम होगा तो कैसे करेंगे। ये हेडिंग लिख ली सबने? पहले मुझे समझाने दो फिर लिखना आप लोग। हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन ले लेते हैं, बेसिक। लेट्स से दिस इज आवर कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है? और मार्किंग कर देते हैं कि भाई ये हमारे पास कितना है, 0,0,0। लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज y। हमारे पास एक पॉइंट मास m1 है, एक पॉइंट मास m2 है, एक पॉइंट मास mn है। इन सब के अगर मैं पोजीशन वेक्टर्स की बात करूं तो क्या कुछ ऐसा होगा? बेटा बात समझ में आती है? कोई भी डाउट इसके अंदर? अच्छा, तो इसे क्या r1 वेक्टर बोल सकते हैं क्या? इसे क्या r2 वेक्टर बोल सकते हैं? इसे क्या rn वेक्टर बोल सकते हैं? कोई दिक्कत अभी तक? ठीक, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या x1 y1, x2 y2,
xn yn, velocity v1, acceleration a1, velocity v2, acceleration a2, velocity vn and acceleration an, ये हमें दे दिया गया, ठीक है। सो वी हैव 1 2 डॉट 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 अप टू n मासेस है हमारे पास, और उन सारे मासेस के अंदर अगर हम बात करें तो उनके कोऑर्डिनेट्स, उनके वेलोसिटीज और उनके एक्सेलरेशन हमारे पास है। हाँ, ये आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वेलोसिटी इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको हमेशा आई कैप जे कैप में लिखना पड़ेगा। कोई डाउट है इसके अंदर? अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, रिवर्स में चलते हैं ताकि स्कूल में अगर डेरिवेशन आता है तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एफ नेट की, ठीक है, या एफ नेट क्यों, और भी डायरेक्ट एक स्टेप आगे चलते हैं। ए सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का अगर लिखना हो तो पूरे सिस्टम पे लगने वाली सारी फोर्सेस का सम डिवाइडेड बाय पूरे के पूरे सिस्टम का टोटल मास। कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। करेक्ट। नेट फोर्सेस द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। इंडिविजुअल फोर्सेस हमारे पास कितनी है देखो जरा, इज इट m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर से लेकर के mn an वेक्टर डिवाइडेड बाय, क्या मैं बार बार m1 प्लस m2 प्लस m3 लिखने की जगह कैपिटल M लिख दूं क्या? उसका मतलब वही है कि m1 प्लस m2 से लेके कितना mn। कोई डाउट तो नहीं, या लिख देता हूं, छोड़ो। बेटा क्या बात समझ में आ गई? यानी आर वी डन विद द एक्सेलरेशन पार्ट? वंस वी नो द एक्सेलरेशन, अगर आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या v सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन? कोई डाउट तो नहीं है? श्योर। तो यहां से अगर अपन देखें तो क्या ये बन जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 से लेके mn vn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 से लेके mn। वेलोसिटीज की अगर बात करें फिर से किस में रखना पड़ेगा? वेक्टर फॉर्म। कोई भी डाउट इसके अंदर? सेम वे अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करता हूं दैट मींस RCOM, ठीक है, तो क्या ये इंटीग्रल ऑफ v dt आ जाएगा? ठीक है, इधर से अगर देखेंगे तो v को इंटीग्रेट करने पे विल हैव m1 r1 प्लस m2 r2 से लेकर के mn rn होल डिवाइडेड बाय अगेन m1 प्लस m2 से लेकर के mn। मतलब अगर अपन थोड़ा ध्यान देना तो तीनों का एक्सप्रेशन इफेक्टिवली अगर देखेंगे तो सेम एक्सप्रेशन है, बस जहां पे मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए वहां पे हमने a यूज किया है, ठीक है, जहां पर मुझे वेलोसिटी चाहिए वहां पे v है, और जहां पे मेरे पास पोजीशन वेक्टर चाहिए वहां पे r है। मतलब इफेक्टिवली सेम फॉर्मूले के अंदर वही m का प्रोडक्ट करना है जिस चीज की बात कर रहे हैं उससे। जैसे कि अगर हम बात करें a सेंटर ऑफ मास m1 a1 m2 a2 से लेके mn a1 अपन टोटल मास, v चाहिए तो m1 v1 प्लस m2 v2 से लेके mn vn बाय टोटल मास, r चाहिए तो m1 r1 प्लस m2 r2 से लेके mn rn डिवाइडेड बाय टोटल मास। इसमें भी अगर कभी कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा क्लैरिटी के साथ मैं यहां लिख दे रहा हूं, यू कैन राइट r1 वेक्टर एज x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सेम वे यू कैन राइट r2 एज x2 i कैप प्लस y2 j कैप। समझे बात को? तो मतलब r वेक्टर को भी तो x i और y j में लिख सकते हो, फिर जो i कैप के साथ लिखा होगा वो क्या होगा? x कोऑर्डिनेट, जो j कैप के साथ लिखा होगा वो क्या होगा? y कोऑर्डिनेट। कोई बोले सर और सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहिए, और सिंप्लीफाइड चाहिए तो आप x सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 कर दो mn xn तक डिवाइडेड बाय टोटल मास। y सेंटर ऑफ मास चाहिए m1 y1 प्लस m2 y2 से लेके mn yn डिवाइडेड बाय टोटल मास। समझे? लेकिन वो जैसे स्कूल में लिखवाते हैं x और y के अलग अलग फॉर्मूले, पर वो दो बार इक्वेशन लिखने पे अपना टाइम एग्जाम में बहुत खराब हो जाएगा। और सेंटर ऑफ मास में सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जिसमें कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते हैं, तो अपन जितना शॉर्ट में लिखेंगे उतना अपने लिए बेटर है। तो जहां r लिखेंगे वहीं पे i कैप j कैप में लिख देंगे, x वाला i कैप y वाला j कैप। मैं भी आपको क्वेश्चन करा दूंगा प्रॉपरली, यू विल गेट एन आइडिया। फॉर्मूले समझ में आते हैं? तो इफेक्टिवली अगर अपन मोटा मोटा देखें तो हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस है, ये तीनों फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एक ही है
बस नाम अलग अलग है बाकी केसेस के अंदर। फटाफट से लिख लो आप एक बार के लिए, ठीक है? फिर हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। कॉपी करो। ये 12th हिंदी में बांटने हैं। हाँ। ये डायग्राम बना लिया बेटा आपने? डायग्राम डायग्राम चलो, कोई नहीं, एक बार बना लो, फिर मैं इस पे एग्जांपल लिख देता हूँ, फिर तुम उसको ट्राई करना। अब हो गया? हटा दो फिर। चलो लिख लो, तुम सारे फॉर्मूले लिख लो, फिर करते हैं अपन स्टार्ट। बेटा अब तो डायग्राम बना लिया? ठीक है, बस मैं डायग्राम की जगह क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। रुको, रहने दो, तुम बनाओ। डन। हो गया बेटा? श्योर? बढ़ो आगे। चलो ठीक है, पक्का? दिख रहा है कोई? एक मिनट बस ना, क्वेश्चन नहीं लिखा, लिखवा रहा हूं। आप एग्जाम्पल की लैंग्वेज लिख लो भले ही, जब तक। हो गया? ठीक है, एग्जाम्पल की लैंग्वेज लिखो तब तक। फाइंड कोऑर्डिनेट्स
ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम। ठीक है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम। ठीक है, देखो दिस इज अ सेंटर ऑफ मास आपको बताना है, मैं इसके कोऑर्डिनेट्स बता दे रहा हूँ आपको। ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो आपको अपने आप से चारों पॉइंट मासेस के क्या लिखने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स। वंस यू हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल देन यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला RCOM इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस M4R4 डिवाइडेड बाई टोटल मास। समझते हो बात को? ट्राई करके देख लो, आपके पास 2 मिनट का समय है, कोशिश कर लो, है ना। और फिर या एक काम करो, मेरी हेल्प करो, आप कोऑर्डिनेट्स लिखने में मेरी हेल्प कर दो। तो एक बार कोऑर्डिनेट्स बता दो कि इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होने चाहिए। इधर देखो सब लोग, ये 0,0 और ए साइड है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स A,0, एक्स कोऑर्डिनेट इज ए और वाई तो है ही नहीं। सेम वे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, 0,A। भाई एक्स तो है नहीं, केवल वाई कोऑर्डिनेट है। जो बाद में लिखा जाता है वो वाई, जो पहले लिखा जाता है वो एक्स। इसमें ए इधर और ए इधर, क्या लिखना चाहिए, A,A। सो नाउ सिंस यू हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स, निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास। सॉल्व करो जरा। एग्जैक्टली 2 मिनट है आपके पास। बेटा क्या निकालोगे, वेलोसिटी निकाल दो सेंटर ऑफ मास की। वेलोसिटी एक्सेलरेशन में निकाल सकते हो। पेशेंट आके बोलेगा कि मेरी किडनी निकाल दो, तो बोलेगा कि वापस पूछेगा उससे किडनी निकालनी है, लिवर निकालना है? बोले आप ही बता दो पेशेंट को क्या निकाले। सब लोग इस चीज़ पे ध्यान देगा, तुम्हारी एक्चुअली इसकी बात नहीं है ये। ज़्यादातर स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के साथ चैलेंज है, क्वेश्चन नहीं पढ़ते कभी भी। जैसे क्वेश्चन मिला ना, मैंने आपको क्वेश्चन दिया ट्राई करने के लिए, तो आप सीधे सोल्यूशन पे जंप करते हो बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन अदरवाइज आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो 30 सेकेंड तक, देन यू स्टार्ट डूइंग इट। प्रैक्टिस में, जब प्रैक्टिस करो तब। A,0 कौन सा है, ये वाला। ये देखो, यहां से जब यहां जाओगे तो एक्स डायरेक्शन में कितना चल, तुम ऐसे सोचो, कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है लोकेशन, एड्रेस। इधर जो चलेंगे वो एक्स वाला है, इधर वाला वाई वाला है। मुझे यहां तक पहुंचने के लिए क्या सिंपली केवल इस तरफ ए चलना पड़ेगा, केवल एक्स में ही चलना पड़ा ना, इसलिए ए एक्स आ गया और वाई 0 आ गया। जो भी ब्रैकेट में पहले लिखते हैं वो एक्स और जो बाद में लिखते हैं वो वाई। जैसे यहां जाना था, पक्का हो गया। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं सोल्यूशन अपने हिसाब से इधर लिख ले रहा हूँ, तुम लोग देखो तुम्हारा सही है कि नहीं, या मुझे बता देना मेरा सही है कि नहीं। ठीक है, चेक करते हैं। देखो, तो मेरे हिसाब से इस तरह से कर सकते हैं कि RCOM इज M इंटू 0,0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं एक बार के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 0i कैप प्लस 0j कैप 2m इंटू, अब क्योंकि सिर्फ एक ये तो 0 है, A,J कैप प्लस M इंटू A,I कैप प्लस 3m इंटू A,I कैप A,J कैप डिवाइडेड बाय 2m प्लस 2m 4m प्लस 3m 7m है ना। ठीक है, सेवन एम। ये तो पूरा 0 ऐसे तो हटा दो, 2m A,J कैप 3m A,J कैप टोटल 5m A,J कैप और M,A,I कैप प्लस 3m,A,I कैप 4m,A,I कैप
डिवाइडेड बाय 7m, अलग अलग कर देता हूँ यहीं पर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4a/7 i कैप प्लस 5a/7 j कैप। यहाँ से कोई मुझे अगर XCOM पूछता है तो आई कैन राइट 4a/7। कोई YCOM पूछता है तो आई कैन राइट 5a/7। यही आ रहा है सबका? पक्का? ठीक है, कोई भी डाउट इसके अंदर? ये समझ में आ गया आई कैप जे कैप कैसे लगाया? जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है उसके आगे क्या लगा दिया? आई। देखो एक बार समझ लो, m 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2m, तो 2m 0 i कैप लिखने की जरूरत ही नहीं है, a j कैप। फिर उसके बाद आया m, ये रहा m a i कैप 0 j कैप, फिर लास्ट में 3m a i कैप a j कैप, फिर डिवाइडेड बाय 7m। कर सकते हैं? देखो अभी अपन ने सेंटर ऑफ मास का बहुत बेसिक किया है, अभी क्वेश्चंस लगाने का जरूरत नहीं है। आप तो नोट्स जितने बताए उतने पढ़ के आना, एक क्लास और लूंगा फिर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको दे दूंगा करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। ये कॉपी कर लो बेटा बस। नहीं नहीं बेटा, मैंने देखो अभी तक लिखा हुआ है, प्रूफ है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। वो उसने बोला था क्या निकालना है, तो मैंने कहा वेलोसिटी निकाल दे, एक काम कर। जो कुछ दिया ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे वेलोसिटी? तो एक ने गलत पूछा और दूसरे ने उसको भी मान लिया।